वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। वार्धक्य भत्ता उड़िया कहानी प्रतिभा राय। पूरा मकान किराए पर चढ़ा है। मकान से सटकर बाथरूम जुड़ा एक लंबा कमरा है। उतने में ही मकान मालिक सेवानिवृत्त अध्यापक अखिल मोहन और उनकी पत्नी रमारानी रहते हैं। मकान को 2 मंजिला बनाने की योजना शायद कभी रही होगी, आज वह बात नहीं रही। जरूरत भी क्या है, तीनों लड़के पढ़ लिख कर विदेश में रहने लगे हैं। विदेश यानी कि देश से बाहर, समुद्र पार। अति उपयुक्त लोग ही विदेशों में रह जाते हैं, फिर अपना देश उनके लिए उपयुक्त नहीं रह जाता। वे लोग दूसरे देश के लिए उपयुक्त हो जाते हैं। उन्नत लोग उन्नत देश में ही शोभा पाते हैं, देश की उन्नति फिर उन्हें शोभा नहीं देती। यह बात जानते थे अध्यापक अखिल मोहन, इसीलिए अपनी आय की सीमा में उन्होंने एक छोटा सा मकान बनवाया था। रमारानी को इस बात का पता नहीं था, इसलिए मकान बनाने से लेकर अब तक वे मकान के बारे में अपना असंतोष प्रकट करके चिक चिक करती रहती। बच्चे छोटे हैं, एक ही कमरे में सो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वे लोग बड़े हो जाएंगे, लक्ष्मी सी बहुएं आएंगी, कभी भी जवाई भी आएंगे, कुछ दिन तो जरूर रहेंगे। तब क्या करेंगे? छत पर सोएंगे। अखिल मोहन निश्चल मुस्कुराहट बिखेरते हुए स्वभाव सुलभ शांत स्वर में कहा करते, तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहेगा इस मकान में। यह मकान तुम्हारा है। बच्चे कहाँ कहाँ रहेंगे कौन कह सकता है, वे जहाँ रहेंगे वही मकान बनवाएंगे। ठीक तुम्हारी तरह शहर में मकान बनवाने के बाद तुम कितने दिन गांव में जाकर रहती हो। रमारानी बड़े आत्मविश्वास से कहती, देख लेना, कोई कहीं भी रहे, कितना ही बड़ा मकान बनवा ले, सभी यहीं आएंगे मेरे हाथ का बना खाना खाने के लिए। खाने के बाद मेरे पल्लू से मुंह पोंछे बिना उन्हें तृप्ति नहीं मिलेगी। अपने बच्चों को मैं नहीं जानती, मैं उनकी माँ जो हूँ। माँ शब्द को गर्व और गौरव के साथ कुछ लंबा तान कर कहती रमारानी, जिसका अर्थ होता, तुम बाप हो, माँ होने का महत्व कैसे समझोगे? भला इस जीवन में तुम कभी माँ होने का सौभाग्य पाओगे? माँ बनना 7 जन्मों की तपस्या का फल है। अखिल मोहन रमारानी के मातृत्व के गहरे विश्वास को तोड़कर चूर चूर नहीं करना चाहते। बेचारी पति की सीमित आय के अपर्याप्त बजट में 4 बच्चों को कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा कर रही है, यह बात वह अच्छी तरह जानते हैं। जितने दिनों तक आत्म सुख में डूबी रहती है, डूबी रहे। क्या वह जानती है कि सभी माताओं में एक दिन इसी तरह अपने बच्चों पर उस जैसा अखंड अधिकार व अगाध विश्वास होता है, और वह अधिकार एक दिन किसी और नारी के हाथ में चला जाता है। उस विश्वास के घरौंदे को समय और सभ्यता की धारा अपनी चपेट में लेकर निश्चिंत जो कर देती है। एक दिन वाकई वह विश्वास टूट गया रमारानी का, मानो सभी माताओं का अपने योग्य बेटों पर से विश्वास टूट जाता है। उसी के बाद से पूरा मकान किराए पर चढ़ा दिया था रमारानी ने। लेकिन अंत तक आशा थी कि कोई न कोई बेटा लंबी छुट्टी लेकर आएगा, काफी दिनों तक रहेगा। बेटी अपने पति के साथ विदेश की नागरिक होकर रहने लगी थी। दोनों बेटे जर्मनी और अमेरिका की विदेशी लड़कियों से शादी करके वहीं घर बसा चुके थे। परंतु बेटों ने विवाह का संदेश भेजने में लापरवाही नहीं की थी। बड़े बेटे ने विवाह से ठीक पहले, छोटे ने विवाह के तुरंत बाद। तब तक रमारानी मन ही मन 101 लड़कियों को अपने बेटों से तुलना करके नापसंद कर चुकी थी। अखिल मोहन न शुरू से ही सांसारिक जिम्मेवारियों से बचने में माहिर रहे हैं। उन्होंने चैन भरी सांस लेते हुए कहा, चलो एक चिंता मिटी। तुम जैसी लड़कियां ढूंढ रही थी, लगता था लड़के कहीं कुंवारे ही न रह जाएं। देखना, लड़कों ने तुम्हारे मन मुताबिक लड़कियां चुनी होंगी। आखिर लड़के किसके हैं, उनके चुनाव में गलती नहीं हो सकती। तब भी रमारानी मातृत्व का अहंकार छोड़ने वाली नहीं थी। उन्होंने खुद को बहुत संभाला था। मन को दिलासा देते हुए बोली, क्यों नहीं, वे मेरे बेटे हैं। खून को पानी करके मैंने उन्हें आदमी बनाया है। मेरे बेटों ने कभी कोई बड़ी गलती नहीं की, आज इसे भी उनकी गलती कौन कहेगा। जैसा देश वैसा वेश। हमारी इंडियन लड़कियां कितना ही क्यों न पढ़ लिख ले, कितना ही आधुनिक क्यों न बन जाए, ये लोग भला मेरे बेटों की प्रगतिशील विचारधारा के साथ ताल मिलाकर चल सकती है। प्रिया को ही देखो, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद कनाडा से डॉक्टरेट की, फिर भी कोई बात करने पर कान में जू तक नहीं रेंगती उसके। कोई बात जरा जोर से कह दो तो बड़ी बड़ी आंखें छलछला आएंगी आंसुओं से। मैंने उसे क्या कुछ नहीं सिखाया, पढ़ना लिखना, किस गुण में वह किसी से पीछे है, पर उसमें दुनिया भर का डर लाज भय कुंठा भरा पड़ा है। छी, सारी इंडियन लड़कियां एक सी हैं। चलो, लड़कों की ओर से अब मैं निश्चिंत हो गई। इतने पर भी मकान किराए पर नहीं चढ़ाया गया था। उस छोटे से मकान में 7-7 बार पोंछा लगाती थी रमारानी। कभी तो आएंगे बेटा बहू,
जरूर आएंगे। जन्मस्थान न आने की कुव्वत किसमें है। दोनों बेटों के एक के बाद एक लड़का लड़की हुए। बड़े बेटे के दो लड़के हुए, छोटे के एक बेटा एक बेटी। चिट्ठी आई, फोटो आया। बेटे माँ के साथ हमेशा से खुले हैं। बड़े बेटे ने चिट्ठी लिखी, बहू और पोता पोती एक साथ देखने का सौभाग्य तेरे सिवा और किसे होगा। छोटे बेटे ने लिखा, माँ तुम्हारी बहू कहती है कि तुम एक साथ कई पार्टियां मिस कर चुकी हो। हमारी शादी की पार्टी, बच्चों के जन्मदिन की पार्टियां, इंडिया आने पर एक साथ प्री पार्टियां देने की जिद कर रही है तुम्हारी बहू। नींबू का पानी पिए रहना, हम जल्दी इंडिया आ रहे हैं। बेटे की चिट्ठी के उस जल्दी शब्द की दूरी कितनी है यह रमारानी अपनी छोटी बुद्धि से नाप नहीं पाती। साल दर साल बीतते जाते हैं। पोता पोती की तुतली बातचीत के टेप किए हुए कैसेट्स पार्सल से आते। बहुओं की आवाज बह आती कैसेट के फीतों से, गुड मॉर्निंग मम्मी, वी आर ओके, हैया, अभी इज ऑल राइट, नेवर बॉदर फॉर हिम इत्यादि। अभिजात बड़ा बेटा है। छोटी बहू का उलाहना बहाता समुद्र पार से कैसेट रिकॉर्ड के जरिए, आई ब्लेम यू मम्मी, यू हैव स्पॉइल्ड अमी, ही इज सो डिपेंडेंट, हाउ सिली। अमेरकांत छोटा लड़का है। हंसते हंसते लोटपोट हो जाती रमारानी। अधिक हंसी यंत्रणा बनकर आंखों से पानी निकाल देती है। हंसी रोकते हुए टूटे फूटे स्वर में कहती, सुन लो कितनी शरीर लड़कियां हैं। न मेल मुलाकात न जान पहचान, कितने अपनत्व भरे आश्वासन है और कितने उलाहने भी, और सचमुच कितनी मीठी है उनकी आवाज। उदार हृदय में सारे छोटे बड़े झटके सह जाने की यह असाधारण शक्ति रमारानी में देखकर पत्नी की तारीफ मन ही मन करते हैं अखिल मोहन। रमारानी दिन गिना करती, किसी भी दिन कोई भी बेटा आ सकता है। अभी कल ही जैसा तो लग रहा है, पलक झपकने सा, पिछली रात के मीठे सपने सा, हाथ बढ़ाकर छू सकने सा। लड़के जब कॉलेज हॉस्टल में रहकर पढ़ते थे, किस तरह चिट्ठियां लिखा करते थे, माँ यहाँ खाने का इंतजाम खूब अच्छा है, पर तुम्हारे हाथ की बनी रसोई जैसा नहीं। कितना ही खाओ तृप्ति नहीं होती, पेट नहीं भरता, कहीं कुछ कमी जो रह जाती है हॉस्टल के खाने में। माँ यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, गर्म कपड़े जितने हैं सब पानी हो जाते हैं। तुम्हारे पास सोने में कितना आराम मिलता है, कितना उष्ण लगता है, यहाँ तुम्हें ढूंढने से कहाँ पाऊंगा। माँ यहाँ बेइंतहा गर्मी पड़ती है, वाकई तुम्हारे हाथ जाड़े में जितने उष्ण होते हैं, गर्मी में उतने ही ठंडे स्निग्ध। तुम्हारे हाथ ऐसे कैसे हैं माँ, एयर कंडीशन जैसे। माँ कल तुम्हारे बारे में एक खराब सपना देखा, पढ़ाई कर भाग कर तुम्हें देख आने को जी अधीर हो रहा है, पर पिताजी नाराज होंगे, किंतु मैं पहुंच रहा हूँ माँ। पिताजी से कह देना तुमने चिट्ठी लिखकर बुलाया था, सचमुच घर चले भी आते। हालांकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान सोचकर उनके पिता नाराज भी होते, पर उस खींच में भी छुपा होता कितना स्नेह, कितना आत्मसंतोष, कितना गौरव। रमारानी का दिन गिनना खत्म नहीं होता। अब लड़के ठंडी जलवायु में रहकर उनके उष्ण स्नेह का स्पर्श नहीं ढूंढते, उनके खाने पीने की रुचि बदल गई है। माँ की रसोई का स्वाद शायद भूल चुके हैं। माँ के बारे में अब बुरे सपने भी नहीं देखते। जिन बेटों को उन्होंने योग्य संतान के रूप में पाला पोसा था, उन की आंखों में सिर्फ सुख और सपने हैं। फिर भी रमारानी उस 4 कमरे के छोटे मकान को सजाती संवारती रहती दिन रात। कभी तो आएंगे वे लोग आए भी। अमेरकांत और एंजेला, 5 साल का लड़का रिंकू और 3 साल की लड़की एनी। रमारानी ने 10 बार पोंछा लगाया घर का, बैठक में ताजे फूलों का गुलदस्ता सजाया, सोने के कमरे के दरवाजे और खिड़कियों में खसखस के पर्दे लगाए ताकि विदेशी सुकुमारी बहू को धूप का धमसा न सताए। बेटे को प्रिय खाने की चीजें बनाई। माँ बाप किराए की टैक्सी लेकर एरोड्रोम पहुंचे। अटपटा लगने पर भी पति के कहने पर 2 पुष्प गुच्छ लिए। पहली मुलाकात में बहू को दे देना सभ्य समाज का रिवाज है। जिस चीज से बहू को खुशी होगी, भले ही वह कितना ही अटपटा क्यों न लगे, रमारानी वह सब करने को तैयार है। बहू की मर्जी का ध्यान रखना ही उनका एकमात्र कर्तव्य था। विदेशी बहू को किसी भी तरह का कष्ट देना अन्याय है, जबकि उनके जमाने में सास की मर्जी का ध्यान रखा जाता था। सब समय का फेर है, मानो मनुष्य समय का अबोध आज्ञाकारी है। मन की सहमति हो या न हो, समय का हुक्म मानना पड़ेगा। एरोड्रोम में उतरे अमी, एंजेला, रिंकू और एनी। बहू की सुंदरता देख वाकई पति पत्नी मुग्ध हो गए। रमारानी फुसफुसाकर पति से कह रही थी, मैं कह नहीं रही थी कि मेरे बेटे का चुनाव गलत नहीं हो सकता। अखिल मोहन आनंदित हो कह रहे थे, दोनों बच्चों को देखो, इतने सुंदर केवल बहू की वजह से हैं। तुम भले ही नाराज हो जाओ, पर तुम्हारे बच्चों से जरा भी मेल नहीं खाते।
रमारानी विह्वल हो मुस्कुराते हुए कह रही थी, ये लोग आखिर बच्चे किसके हैं? क्या मेरा खून नहीं है इनमें? एक बड़ी गाड़ी इंतजार कर रही है सड़क के किनारे। सुसज्जित संभ्रांत गाड़ी। अखिल मोहन टैक्सी करके आने की वजह से अंदर ही अंदर खूब खुश थे। उनका बेटा उनके इस कार्य की मन ही मन सराहना करेगा। पेट्रोल की कीमत देखते हुए कटक से भुवनेश्वर टैक्सी करके आना जाना कोई मजाक नहीं। किंतु यह क्या, उनका बेटा बहू और बच्चों के साथ उस बड़ी गाड़ी की ओर जा रहे हैं। एंजेला ने झेपते हुए कहा, आप लोगों को कष्ट न देने के लिए ही यह इंतजाम किया है। चार लोगों का काम, वह भी एक आध दिन नहीं, 2 सप्ताह तक, क्या कष्टदायक काम नहीं। आजकल इंडिया में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आपका इतना खर्च कराना वाकई आपके प्रति अन्याय होगा। माँ अमी ने इशारे से पत्नी को चुप कराया और आतुर हो बोला, वह बात और है, पर एंजेला का स्किन इतना डेलिकेट है कि वातानुकूलित कमरे के बिना उसके पूरे बदन पर फुंसियां उभर आएंगी। बच्चे भी वैसे ही हैं, बल्कि जितने दिनों के लिए आए हैं उतने दिनों तक स्वस्थ रहें। क्यों माँ, बीमार पड़ गए तो इंडिया आना बेकार हो जाएगा। इसलिए होटल माधवी में एक वातानुकूलित कमरे का इंतजाम करवा लिया था। रमारानी ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, जगन्नाथ की कृपा से किसी की तबीयत खराब ना हो, घूम फिरकर ठीक ठीक वापस लौट जाओ। अखिल मोहन ने गंभीर गले से सवाल किया, सिर्फ 2 सप्ताह के लिए आया है? तूने तो लिखा था कि 2 महीने के लिए आ रहा हूँ। आया तो 2 माह के लिए ही हूँ, पर ओडिशा में 2 सप्ताह रहूंगा। क्या ओडिशा के दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए 2 सप्ताह काफी नहीं है? भारत के अन्य स्थान एंजेला और बच्चों को घुमाना होगा। इंडिया के बारे में एंजी कुछ नहीं जानती। वह सोचती है इंडिया में सिर्फ जंगल, साधु, भिखारी, सांप, डायन और वनमानुष रहते हैं। इसके अलावा दोनों बच्चों को भी अपने पूर्वजों की घरदेहरी के बारे में बहुत कुछ संतोषजनक धारणा बनाना भी आवश्यक है। आखिर मिट्टी है तो माँ ही। अखिल मोहन ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड। अपनी मातृभूमि के बारे में उनके मन में सम्मान बोध जगाना बहुत जरूरी है। मातृभूमि के लिए माँ का बलिदान भी किया जा सकता है, यह बात आजकल के कितने लड़के समझते हैं। अमीरकांत अपनी प्रशंसा सुनकर मुस्कुरा रहा था। प्रवीण अध्यापक पिता ने उसकी बात का समर्थन किया है, यह कम बड़ी बात नहीं। दोनों कारें अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। बेटा बहू होटल, अखिल मोहन रमारानी खाली मकान की ओर। ओडिशा में 2 सप्ताह रहने के दौरान बहू बेटे को 4 बार गार्डन पार्टी दी थी अखिल मोहन और रमारानी ने, क्योंकि उस छोटे से मकान में एंजेला को कष्ट हो, यह वे लोग नहीं चाहते थे। इसके अलावा एंजेला को दिखाने लायक वैभव था ही क्या उस मकान में। माँ के हाथ की बनी सारी चीजें परम तृप्ति से खाई थी अमीरकांत ने। खाने के बाद माँ के पल्लू से मुंह पोंछ रहा था। एंजेला ने धीरे से कहा, दिस इज अनहाइजीनिक अमू। सॉरी कहकर अमीरकांत ने माँ का पल्लू छोड़ दिया था। रमारानी सोच रही थी, कुछ भी हो, उनकी बहू उनके बेटे के स्वास्थ्य के प्रति काफी सजग है, इससे तो उन्हें खुश होना चाहिए। रिंकू और एनी को अधिकतर माँ के पास छोड़कर अमीरकांत और एंजेला ने पूरा ओडिशा घूमा था। लौटने से पहले अमीरकांत ने कहा था, आप दोनों हमारे पास चले आइए, नाहक यहाँ क्यों पड़े रहेंगे। भैया भी यही कहते हैं, कुछ दिन मेरे पास, कुछ दिन उनके पास। बहुत आराम है उन देशों में। जीवन भर कम मेहनत नहीं की आप लोगों ने। रमारानी ने विस्मय भरी आवाज में पूछा, घर द्वार किसे दे जाएंगे? घर द्वार, ऊंची आवाज में हंसा अमीरकांत। मधुर आवाज में कहा था उसने, माँ तुम्हें कम से कम एक बार तो देख ही आना चाहिए मेरा फ्लैट, तब जाकर कहीं समझोगी कि तुमने कैसा आदम बनाया है। क्या तुम अपने बेटे की करामात नहीं देखोगी? रमारानी ने सहज रूप से जवाब दिया था, भगवान तुम लोगों को ठीक से रखे। मेरे देखने न देखने में क्या रखा है, बस ऊपर वाला देखता रहे। पर बेटे देख तो रहा है न, घर द्वार पेड़ बाड़ी सब किस तरह मुस्करा रहे हैं। बिना आदमी के भला ये सब जी सकेंगे? नींबू के पेड़ में फूल ही फूल भरे हैं, केले का घौंड निकला है, असंख्य सहजन लगे हैं, फूलों के पौधों पर कलियां भरी पड़ी हैं, इन सबको छोड़कर कैसे रहूंगी बता। एंजेला पति से कह रही थी, ठीक है अमी, किसी की स्वाधीनता पर अंकुश लगाना अच्छा नहीं। ये लोग अपने घर में रहें, हमेशा के लिए हमारे घर में रहना इन्हें अच्छा ना ही लगेगा। किंतु तुम्हारे देश में जब सरकार की ओर से वार्धक्य भत्ता की कोई व्यवस्था नहीं है, तो तुम्हें कम से कम हर महीने इनके लिए कुछ वार्धक्य भत्ते का इंतजाम करना चाहिए। इन लोगों ने तो काफी समय तक तुम्हारे लिए रुपए खर्च किए हैं। मुझे लगता है पिताजी की आर्थिक हालत इन दिनों अच्छी नहीं है। अमी ने कुंठा और लज्जा से धीरे से कहा, एनजी तुम्हारी लैंग्वेज हमारे देश से मेल नहीं खा रही है। वार्धक्य भत्ता शब्द यहाँ अति कटु शब्द है।
अखिल मोहन ने बात चलती फिरती करने के लिए कहा था, मैं हमेशा से भाषा से अधिक भाव पर जोर देता आया हूँ। बहू की बात का भावार्थ मैं समझ गया हूँ। वह हमारी मदद करना चाहत है। मैंने तुम पर जो रुपए खर्च किए हैं उनका हिसाब किताब निपटाना चाहती है। उसे क्या मालूम कि हमारे देश में बाप बेटे में व्यावसायिक संबंध किसी सूरत में नहीं होता। रमा रानी आंखों में आंसू भरे अवाक वो सुन रही थी सारी बातें। एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, भगवान की कृपा से हमें किसी तरह की कमी नहीं है। हमारा गुजारा हो जाता है। तुम लोग अच्छी तरह रहो, इसी में हमारी खुशी है, आनंद है। विदा लेकर जाने से एक दिन पहले एंजेला ने एक लिफाफा सास की ओर बढ़ाते हुए कहा था, यहाँ का चार्ज मैं नहीं जानती, देख लीजिए ठीक तो है। लिफाफे में कुछ रुपए देखकर रमारानी ने कहा, ये किस बारे में कह रही हो? ये रुपए किस लिए हैं? एंजेला ने सहज रूप से कहा, आपने बच्चों को इतने दिनों तक रखा था, उसी के हैं। बेबी सीटर चार्ज। रमारानी निश्चल प्रतिमा सी खड़ी थी। वे क्या जवाब दे? अमेयकांत ने सहसा पहुंचकर कहा, यह क्या कर रही हो एंजी? हमारे देश में यह सब नहीं चलता। माँ को यह बात समझाने के लिए अमेयकांत ने कहा, बुरा मत मानना माँ, एंजी किसी खराब मायने में पैसे नहीं दे रही है। उसके देश में यही रिवाज है। हर काम का हिसाब किताब करना पड़ता है। बच्चे बड़े हो जाने पर माँ बाप के साथ व्यावसायिक संबंध हो जाता है, बल्कि वहां यह सब न करना अभद्रता है। रमारानी ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, अच्छी बात है। हाँ, हमारे देश के रिवाज में पोता पोती के हाथों में कुछ रखा जाता है, वह और कुछ नहीं, स्नेह प्रकट करना है। रमारानी ने रुपये का लिफाफा रिंकू के हाथ में पकड़ा दिया। वे लोग लौट गए। उनके जाते ही सिर्फ एक कमरा छोड़कर पूरा मकान किराए पर चढ़ा दिया अखिल मोहन ने। उनके इस छोटे से मकान में वातानुकूलन की व्यवस्था नहीं है। बेटे जब भी आएंगे यहाँ नहीं टिकेंगे। शहर में कई संभ्रांत होटल खुल गए हैं टूरिस्टों के लिए। होटल में अच्छी व्यवस्था है। उनके बेटे टूरिस्ट नहीं तो और क्या है। मकान किराए पर चढ़ गया। किराएदार कोई केरल के सज्जन है। रमारानी का लंबे समय से शांत मकान बच्चे की किलकारी से गूंज उठा। रमारानी को सूरज में अभी अमी और प्रिया दिखाई देते थे। सूरज की मुस्कान, तुतली बातें, ठुकुर ठुकुर चलना, शरारत करना, सब कुछ मानो उनके बच्चों का हूबहू प्रतिबिंब है। सूरज की माँ कोई शिक्षित आया ढूंढ रही थी। उसके फिर बच्चा होने वाला था। पति पत्नी के तौर तरीके विदेशी थे। व्यवहार, बातचीत, अदब कायदा लाजवाब था। किंतु ओडिशा में शिक्षित आया मिलना आसान नहीं। 2 महीने के अंदर 3 आया नियुक्त हुई और उन्हें अनुपयुक्त तब आकर कुछ दिनों में हटा दिया मिसेज वर्गीज ने। अब सूरज को संभालना उसके वश का नहीं। प्रसव का समय करीब था। उधर मनचाही आया मिलना असंभव लग रहा था। सूरज के लिए लगातार एक आदमी का होना आवश्यक था। रमारानी ने सूरज को संभाल लिया। मिसेज वर्गीज को सांत्वना देते हुए बोली, देखो वैजंती, तुम मेरी बेटी की उम्र की हो। सूरज मेरा नाती है, उसके लिए कैसी चिंता। तुम्हें जब तक अच्छी आया नहीं मिलती है तब तक सूरज की जिम्मेदारी मेरी है। जब तक तुम अस्पताल में रहोगी सूरज मेरे पास रहेगा। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझसे अच्छी शिक्षित आया तुम्हें नहीं मिलेगी, समझी? 3 बच्चों को मैंने पाल पोसकर बड़ा किया है। अब सभी विदेश में प्रतिष्ठित नागरिक हैं। मेरी दक्षता समझ गई ना? रमारानी ने आत्म प्रशंसा भरी मुस्कान छोड़ी। मिसेज वर्गीज ने कृतज्ञता व्यक्त की, धन्यवाद आंटी, अब मैं निश्चिंत हो गई। किंतु यह लड़का आपको परेशान कर डालेगा। मैं बहुत जल्दी कोई अच्छी आया ढूंढ लूंगी। विज्ञापन दिया है मैंने सभी पत्र पत्रिकाओं में। रमारानी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है ठीक है, तुम निश्चिंत होकर आराम करो। ऐसे समय में मानसिक चिंता, अस्थिरता और उद्वेग बिल्कुल ठीक नहीं। मैं हूं तो परेशान क्यों होती हो? वाकई अब मिसेज वर्गीज परेशान नहीं रहती। रमारानी और अखिल मोहन के तरंगहीन दिन सूरज के चपल कौतुक से स्पंदित हो उठे। रमारानी की सुबह शुरू होती सूरज की तोतली आवाज से। रात को रमारानी के उष्ण बिछोने से सोते हुए सूरज को खूब सावधानी से अपने सोने के कमरे में उठा ले जाती मिसेज वर्गीज। रमारानी भूल गई है कि सूरज भी एक विदेशी अतिथि है। वह किसी भी दिन चला जाएगा उनकी एकांत जिंदगी की यंत्रणा को अनदेखा करके। कंपनी के अफसर मिस्टर वर्गीज आखिर कितने वर्षों तक रहेंगे यहाँ? सूरज सूरज सूरज, मानो सूरजमय हो यह पृथ्वी। सूरज की हंसी सूर्य से भी उज्ज्वल, सुंदर, पवित्र है। इस पृथ्वी की समस्त कलुषताओं से परे है। सूरज वह एक निष्पाप फूल है। सूरज में अभी अमी प्रिया के अतीत से जुड़े सपनों में पूरी तरह खो चुकी थी रमारानी। वैजंती अस्पताल चली गई,
15 दिन बाद नवजात शिशु को गोद में लिए हुए वापस लौटी। सूरज ने एक बार भी मां को नहीं ढूंढा इतने दिनों में। रमारानी सूरज को गोद में लिए खड़ी थी। गर्व से बोली, देख बैजू, तेरा सूरज ठीक है ना। मिसेज वर्गीज ने सूरज को गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया। सूरज ने नहीं नहीं की मुद्रा में सिर हिलाकर मना कर दिया और रमारानी को दोनों हाथों से भींचकर पकड़ लिया। रमारानी होठ दबाकर मुस्कुराने लगी, फिर बोली, समझ गई ना, सूरज किसका बेटा है? सूरज मेरा बेटा है, मेरा नाती है। सूरज मेरा अभी, अमी, प्रिया, रिंकू, एनी है। उनकी आंखें छलछला आई पवित्र आनंद से। मिसेज वर्गीज ने बनावटी गुस्सा प्रकट किया, यह लड़का कितना बेईमान है, कुछ ही दिनों में मुझे भूल गया। रमारानी ने मधुर उल्लास में कहा, केवल बच्चे ही स्नेह ममता की उचित कीमत दे सकते हैं। लाभ हानि, पाना खोना आदि व्यावसायिक हिसाब से वे कोसों दूर है। 5 तारीख को मकान के किराए का चेक सफेद लिफाफे में डालकर रमारानी को दे दिया मिसेज वर्गीज ने। चेक के साथ 100 रुपए का एक नोट भी। रमारानी ने लिफाफे से नोट बाहर निकालकर दिखाते हुए कहा, देखो बैजू, तुम कितनी पगला गई हो, चेक के साथ ये रुपए कैसे? बात क्या है? मिसेज वर्गीज ने व्यावसायिक स्वर में कहा, देखिए, आपका पारिश्रमिक इससे बहुत ज्यादा है, पर मेरी क्षमता जितनी है। पारिश्रमिक? रमारानी ने आश्चर्य से सवाल किया। मिसेज वर्गीज ने ठंडे गले से कहा, जी आंटी, आपका 2 महीने का बेबी सीट चार्ज। आजकल घर घर बेबी सीटिंग का काम शुरू कर दिया है आप जैसी निर्जन जलीमा। खिलौने, यदि आप और 2-4 बच्चों की भी देखभाल करें तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मेरे मुंह से आपकी प्रशंसा सुनकर मेरी कई सहेलियां भी चाहती हैं आपके पास अपने बच्चे छोड़ना। इससे मुझे भी कुछ कम देना पड़ेगा, आपके समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। सच ही तो है, आप मुफ्त में दूसरों के बच्चों के लिए इतनी शक्ति और समय क्यों बर्बाद करेगी? रमारानी हतप्रभ सी सोच रही थी। मातृ हृदय से वात्सल्य ममता की धारा तो नायास ही बहती है, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्नेह दान से शक्ति कम नहीं होती, बल्कि शक्ति की बचत होती है। हालांकि आजकल के वस्तुवादी लोगों के आगे ये सब बातें अर्थहीन है। इतने बड़े आघात का धक्का रमारानी ने किसी तरह संभाल लिया। रुपये लौटाते हुए ठंडे स्वर में कहा, मिसेज वर्गीज, क्या सिर्फ इतना ही है मेरा पारिश्रमिक? इससे तो अच्छा है कि आप कुछ न दे। इतना कम पारिश्रमिक देकर आप मार्केट में मेरे रेट कम कर रही हैं। मैंने तो इससे बहुत अधिक की उम्मीद की थी। मेरी उम्मीद के मुताबिक न दे सके तो बल्कि सूरज को मेरे पास न भेजे। रमारानी का गला रुंध गया। मिसेज बीट चुपचाप लौट गई। 100 रुपये का नोट ला ये हुए। धड़ से किवाड़ बंद करके धम से बिस्तर पर गिर गई रमारानी। क्या उन्होंने वाकई सूरज के लिए इतनी शक्ति खत्म की है? वरना अचानक उनमें इतनी थकान कहां से आ गई? उसके दूसरे दिन मिस्टर वर्गीज को न मालिक से तुरंत मकान खाली करने का मासिक नोटिस मिल गया। मिसेज वर्गीज दूसरे से कहती थी, आखिर बुढ़िया कितना पारिश्रमिक चाहती थी? लाख रुपए। अगर कहती तो क्या 10-20 रुपये और दे नहीं देती उसे? क्या करेगी इतने पैसों का? इसी कंजूसीपन की वजह से ही तो इसके लड़के आते नहीं, इन्हें पूछते नहीं। आते भी हैं तो घर होते हैं भी होटल में रहते हैं। रमारानी सोच रही थी, मेरे स्नेह का मूल्य लाख रुपए से कहीं अधिक है। उसका अंदाजा तुम लोगों के हिसाबी मन के ब्याज निकालने वाले सूत्र से नहीं लगाया जा सकता। जिस दिन सूरज मकान छोड़कर जा रहा था, रमारानी सुबह सुबह काम के बहाने कहीं चली गई थी। दूसरे दिन अखबार में किराए पर मकान शीर्षक से विज्ञापन छपा था। अन्य विवरण के साथ अखिल मोहन ने लिखा था, ध्यान रहे, जिनके बच्चे होंगे उन्हें मकान किराए पर नहीं दिया जाएगा। अखिल मोहन जानते थे कि आजन्म बच्चों को चाहने वाली रमारानी दूसरों के बच्चों को बेतहाशा चाहेंगी और उसका उचित प्रतिदान नहीं पा सकेंगी। फलस्वरूप उन्हें बार बार ठेस पहुंचेगी और वे टूटती चली जाएंगी। विज्ञापन पढ़कर जानकार लोग बतियाने लगे, बुढ़िया इतनी नीच औरत है कि बच्चों को फूटी आंखों नहीं देख सकती। इसीलिए इतने वर्षों बाद बहू बेटा आए थे, पर अपना मकान होते हुए भी होटल में टिके थे। क्या विज्ञापन से नहीं लगता ऐसा? रमारानी के श्रुतितल पर इन सब मृदुगुंजन के साथ और भी कई शब्द नितांत असंलग्न रूप से चक्कर काट रहे थे। पारिश्रमिक, बेबी सीटर, उचित चार्ज, लाभ हानि, हिसाब किताब, वार्धक्य भत्ता इत्यादि इत्यादि। किंतु उनके मातृ हृदय के सहज सरल शब्दकोश में इन सब जटिल अत्याधुनिक शब्दों का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए ये सारे शब्द उनके लिए अर्थहीन हैं, भले ही उन्हें कोई कुछ भी कहे। थैंक फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।